नमस्ते, आइए आपका स्वागत है आपकी 10वीं कक्षा में। आज पढ़ते हैं चैप्टर 3। परिचय करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज मैं सुबह जब मार्केट गया, मुझे कुछ सामान लेकर आना था, तो मैं वहाँ गया एक जनरल स्टोर पर। मैंने कहा कि भैया कुछ नमकीन और बिस्किट दिखा दीजिए। उसने नमकीन और बिस्किट दिखाए, तो मैंने कहा नहीं, खुले नहीं, आप मुझे 2 पैकेट बिस्किट दे दीजिए और 1 पैकेट नमकीन का दे दीजिए। तो उसने 2 पैकेट बिस्किट और 1 नमकीन। मैंने कहा कितने पैसे हुए? उसने पैसे मांगे टोटल 25 रुपये। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि नहीं, बिस्किट का 1 ही पैकेट लेना है और नमकीन के 2 पैकेट लेने हैं। तो मैंने बिस्किट का 1 और नमकीन के 2 पैकेट लिए, तो उसने मुझसे मांगे 35 रुपये। बता सकते हैं कि बिस्किट के पैकेट की कीमत क्या रही होगी? बिल्कुल, आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि बिस्किट का पैकेट कितने का था और नमकीन कितने की थी। चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिस्किट का पैकेट क्या हमेशा एक जैसा रहता है? क्या हमेशा ये जितना मैंने आज लिया होगा उतने ही रुपए का मिलता है? क्या आपके साथ वाली दुकान में भी उतने का ही है? या मैं कोई दूसरा बिस्किट लेता, ब्रांड बदलता, छोटा बड़ा बिस्किट, चॉकलेटी बिस्किट, फ्रूट बिस्किट, तो कहीं ना कहीं नमकीन में भी बदला जा सकता था। तो बिस्किट और नमकीन ये ऐसी चीजें हैं जिनके मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, बदलते रहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य बदलता रहता है, ये आपके पास कुछ और होगा, मेरे पास कोई दूसरा बिस्किट होगा। ये जो बिस्किट है इसका मूल्य हम मान लेते हैं कुछ भी, ABCD XYZ, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप कहना चाहें। फिलहाल हमने माना X रुपया। और नमकीन, इसका भी कुछ अलग मूल्य हो सकता है, इसको मान लिया Y। तो वास्तव में ये जो बिस्किट और नमकीन के मूल्य हमने माने X और Y, यही क्या है, अज्ञात राशियां थी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर। फिर चर होता है, और जो हमारे पास संख्या है, जैसे टोटल 25 रुपया, 35 रुपया, 2 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट, ये क्या है, अचर। तो अचर और चर, ये 2 बातें जो आपने पिछले चैप्टर बहुपद में भी पढ़ी होगी, उन्हीं की बात हम फिर से कर रहे हैं। तो चर और अचर। तो हमारे पास 2 बिस्किट मतलब 2x, 1 बिस्किट की कीमत मान लेते हैं X रुपया, तो 2 बिस्किट के पैकेट की 2x रुपये, टोटल मिला के हो गए 25 रुपये। तो आपके पास हुआ कि 2x जमा 1y बराबर 25। ये हो गई एक कंडीशन। हमारे पास एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम ऐसा सामान लेते हैं तो 25 रुपये का है, लेकिन यदि 1 बिस्किट का पैकेट लें और 2 नमकीन के, तो हमें मिलते हैं 35 के। इस तरह से इन बातों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, आइए अब इसी की बात करें। ये हो गई आपकी समीकरण। अभी कैसे है, किस तरह की है, क्या बातें इसके बारे में। तो 2x जमा 1y एक बार फिर से लिखा हमने, बराबर 25। और जो दूसरी वाली बनी, ये हुआ 1x जमा 2y बराबर 35। तो यहाँ 2 और 1 गुणांक है, x और y चर राशियां हैं, वेरिएबल, और 25 और 35 आपकी क्या, अचर, कांस्टेंट। अब x और y की घात, डिग्री, वो कितनी है, 1। यहाँ भी 1 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण। देखिए, हमने पिछले अध्याय में रैखिक बहुपद पढ़े। तो बहुपद और समीकरण में सिर्फ ये फर्क है कि जब किसी बहुपद वाली वैल्यू को, मान को किसी के इक्वल रखा जाए, मतलब यहाँ इनके बीच में एक समता का चिन्ह आ गया। ये जो समता का चिन्ह है, इक्वालिटी का चिन्ह है, ये आने से वो बहुपद का ही नाम अब नई कंडीशन में हो गया समीकरण। तो वो समीकरण जहाँ एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है, बीच में आपका इक्वल का या समता का चिन्ह लगा हुआ है, ये समीकरण है। क्योंकि इसकी घात 1 है तो रैखिक समीकरण है। चर 2 हैं, एक x और एक y, तो हम कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और ये 2 समीकरण है, एक जोड़ा है, पेयर है, तो हम कहेंगे ये इसका युग्म बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं इस पहले समीकरण की, 2x जमा 1y बराबर 25। x मतलब हमारा बिस्किट
और y मतलब हमारी नमकीन का मूल्य। तो देख लेते हैं नमकीन और बिस्किट के मूल्य क्या क्या हो सकते हैं यदि सिर्फ ये एक ही कंडीशन रही होती। तो हम यदि x को 5 रखें और y को 15 रखें तो 5 दूनी 10, 15 एकम 15 और ये हो गया 25, जो कि बराबर है दाईं तरफ वाले 25 के। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, अर्थात ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक और वैल्यू देखते हैं, हम बिस्किट का प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये और नमकीन का 5 रुपया। तो 2 गुना 10 20 और 5 25, अरे ये भी दोनों बराबर है। और कोई प्राइस ले लेते हैं, बिस्किट का 8 रुपया तो 8 दूनी 16, नमकीन का 9 तो 9 एकम 9, ये भी 25 हो गया। इसका मतलब ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती हैं जब हम इनको मिला के 25 रुपया दे सकें। ये इस समीकरण के हल कहलाते हैं। और ऐसे कितने हल हो सकते हैं, हमने 9th में भी पढ़ा था, हमें याद आ रहा होगा। तो एक रैखिक समीकरण जब 2 चर वाली होती है तो उसके अनंत अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। हम x y का कोई मान जो लेना चाहेंगे तो ऐसे विभिन्न मान हो सकते हैं जो x और y के मान रखने पर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर करते हुए इस समीकरण को संतुष्ट करें। कुछ ऐसे भी होंगे शायद जो ना करें, जैसे अगर हम 7 रखते हैं x की जगह और y की जगह 8, तो ये हमारा बनता है 14 और 8 22, जो कि 25 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो 7 और 8 हैं ये इस समीकरण में x और y की वैल्यू नहीं हो सकती, ये इसके उचित मान नहीं है। तो x और y का ये मान नहीं है, मतलब ये समीकरण के हल नहीं है। अन्यथा समीकरण के इसके बहुत सारे हल हैं। तो जब एक समीकरण की बात करते हैं तो हमारे पास 5 और 15 ये भी इसके हल थे, 10 और 5 ये भी इसके हल हैं, 8 और 9 ये भी इसके हल हैं। इस तरह से अनंत अनेक हल बनाए जा सकते हैं यदि हम एक समीकरण की बात करते, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा। अब ये 2 समीकरण हैं, तो इकट्ठी 2 समीकरण होंगी तो हल की बात कैसे करेंगे, ये हम बात करेंगे पार्ट 2 में। अब सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमने 9th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, इसके साथ साथ ये जो हमने समीकरण बनाई है, जो हल निकाले हैं, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बनता है, ज्योमितीय अर्थ क्या है, वो और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हम एक आलेख बनाने का प्रयास करेंगे, x और y एक टेबल बना लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 3 वैल्यू तो भी हमने निकाली, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आलेख बनाने के लिए 2 मान काफ़ी हैं। तो यदि हम x को, जैसे आपने देखा x अगर 5 रखते हैं तो y आपके पास कितना आता है 15, तो x को 5 और y को कितना हो जाएगा 15। लेकिन जब हमने x को रखा 10 तो y कितना आया 5, ऐसे रखा 8 तो y कितना आया 9। ऐसे हम कितने भी मान ले सकते हैं, बट ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 वैल्यू काफ़ी है। तो ग्राफ यानी कि आलेख, आरेख, जो भी आप कहें, तो एक एक्स एक्सिस होता है जैसा कि आप जानते हैं, इसके अपोजिट में एक्स डैश नेगेटिव वैल्यू होती है वहाँ, वाई के अपोजिट में वाई डैश, और ये इनका मूल बिंदु जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई अक्ष। ये 5 10 15 ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। हमने समान खानों को, एक एक खाने को बराबर का मान दिया। ये 1 2 3 4 हो सकता है, या जैसे आपको जैसी ज़रूरत हो वैसा हम कर सकते हैं। इधर ये पॉजिटिव के होंगे और इसके अपोजिट में नेगेटिव के, ऐसे वाई ऊपर पॉजिटिव के होंगे और नीचे माइनस के, नेगेटिव के, ऋणात्मक संख्या वाई के नीचे। इस प्रकार हम ग्राफ पर लेते हैं। x के 5 होने पर y 15, तो x वाली लाइन पर हम 5 देखें और y पर देखें 15, तो 15 के साथ साथ चलें लाइन और x के साथ साथ चले, तो दोनों आपस में जाकर कहाँ टकराती है, इस बिंदु पर मिलती है। तो 5 और 15 ये इसका निर्देशांक हुआ कि x का 5 और 15 लें y के स्थान पर, तो ये बिंदु इसको निर्देशित करता है। ऐसे ही अगर x का 10 लें y का 5, तो ये बिंदु होगा। हम इन दोनों को आपस में मिला के एक रेखा खींचेंगे, ये सीधी सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसीलिए ये रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका आलेख भी एक सीधी रेखा में ही हमें प्राप्त होता है। तो समीकरण का प्रत्येक हल क्या हुआ,
उसको निरूपित करने वाली इस रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे 2 बिंदु तो अभी हमने लिए, इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण का हल होगा। जो हम यहाँ बात कर रहे थे, आपकी समीकरण कौन सी जो लिया था, 2x + 1y = 25, जिसका हम आलेख बना रहे हैं। Means every solution of the equation is a point on the line representing it. तो ये सब आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। अब एक बात दिमाग में आती है कि ये एक समीकरण में तो ऐसे अनेक हल हो गए, जब ये 2 होंगी तो क्या होंगे? जरूर उसकी बातें हम करेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ बातें कौन रही होती है कि समीकरण युग्म का ज्योमेट्रीय रूप कैसा होगा। जो हम समीकरण युग्म ले रहे हैं पेयर, ये ज्योमेट्रिकल में कैसा बनेगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उनके हल की बात हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी हम देख लेते हैं जो आपने 9th में पढ़ा वो बात और कर लेते हैं। यदि एक तल में 2 रेखाएं होंगी, जब 2 समीकरण है तो 2 रेखाएं होंगी, वो कैसी कैसी हो सकती है, उनकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इफ 2 लाइन्स इन ए प्लेन, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कोई एक बात हो सकती है, या तो रेखाएं इस प्रकार हो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, या ऐसा हो सकता है कि आपस में कभी मिले ही नहीं, ऐसे चलती रहे तो आपको कहीं मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। इनकी दूरी हमेशा समान रहेंगी, इक्वी डिस्टेंस रहेंगी हर पॉइंट पर। या ऐसा हो सकता है ये एक रेखा और दूसरी भी इसके ऊपर ही आ जाए, छोटी दिखाने के लिए बड़ी जा सकती है, छोटी बड़ी, ये अनंत तक है, एक छोर से दूसरे छोर तक इनका ना कोई एंड पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इसलिए लाइंस कहलाती हैं। तो ये जहाँ मिलती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर मिलती है, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, और ये हैं संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। ये सभी आपने 9th में पढ़ा। अब इनका हमारे 2 समीकरण से समीकरण युग्म के हल को लेकर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, इसकी चर्चा हम जल्दी ही करेंगे अगले भाग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। अगली का इंतजार कीजिए। नमस्ते।